ये 14 participants. Let us start. So last time we were discussing Viparyaya Tantra Yukti. Viparyaya is the negated truth. Now we had one more negation mentioned in अर्थापत्ति. अर्थापत्ति जब हमने देखा था तो अर्थापत्ति में भी उस वाक्य के उलट या उस वाक्य के विरुद्ध वाक्य का ज्ञान हमें हुआ था. अर्थापत्ति वो है जिसमें हमने देखा था कि तस्य क्षाराम्ल लवणानि गर्भितानाम उपहतानि च, मतलब क्षार आम्ल और लवण ये गर्भिणी के लिए हानिकारक है. तो इसका उल्टा क्या होता है कि क्षार आम्ल और लवण बाकी सब के लिए हितकारक है, सिर्फ गर्भिणी के लिए ही हानिकारक है. तो अर्थापत्ति में जो वाक्य होता था वो सही होता था, लेकिन उसका जो उल्टा होता था या उससे जो दूसरा अर्थ निकलता था वो गलत होता था. जबकि विपर्यय में वाक्य भी सही होता है और उसका विरुद्धार्थ भी सही होता है. So when a statement is mentioned, it also has a negated statement. Accepting the statement also means you have accepted the negated statement. अर्थापत्ति में accepting the statement and the opposite, there is not a negated statement, there is an opposite statement or an additional statement. विपर्यय में we have a statement and a negated statement. तो these statements जैसे संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, इसका क्या मतलब है कि क्रिया जो भी या चिकित्सा जो भी करनी है उसमें सबसे प्रमुख निदान का काम होता है. इसके उलट क्या है कि अगर निदान का सेवन करते रहोगे तो चिकित्सा नहीं, रोग बढ़ेगा. निदान का सेवन करते रहोगे तो चिकित्सा नहीं, रोग बढ़ेगा. सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, फर्स्ट ईयर में सीखा होगा इसे. सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, तो असामान्यम या विशेषत्व ह्रास कारणम. तो इसके उल्टे जो स्टेटमेंट आते हैं वो, जैसे ये स्टेटमेंट सही है वैसे वो भी स्टेटमेंट सही है जो इसके अपोजिट है या जो निगेटेड है. वेरएज अर्थापत्ति में जो स्टेटमेंट बताया होता है वो सही होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, या उसका उल्टा स्टेटमेंट जो भी है या उसके साथ एडिशनल अर्थ निकलने वाला जो भी स्टेटमेंट है वो सही नहीं होता. ये अर्थापत्ति और विपर्यय में फर्क है. विपर्यय is a negated truth, whereas अर्थापत्ति में it is an additional information derived from the line which is untrue. विपर्यय में the negated statement is true, अर्थापत्ति में it is untrue. ठीक है. So this is viparya. Now we go to the purva paksha. Purva paksha is the doubt. When a statement is mentioned without any apparent reason explained, they raise a doubt in the mind of the person. This doubt is called as purva paksha. कोई भी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के पढ़ने के या समझने के बाद, कोई भी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ने के या समझने के बाद अगर उस स्टेटमेंट के या अगर उस बारे में कोई भी मन में डाउट आए या डाउट रेज हो तो उसे पूर्व पक्ष कहते हैं. स्पेसिफिकली इसके एग्जांपल्स दो व्याधि में दे सकते हो आप, एक प्रमेह में, एक रक्तपित्त में. प्रमेह में उन्होंने बोला है साध्या कफोत्था दशा.
पित्तजानाम याप्या, वातजानाम असाध्या। मतलब कफज 10 प्रमेह साध्य बताए, पित्तज पित्तजानाम षड याप्या, 6 याप्य हैं, और वातज वातज वाले 4 जो हैं वो असाध्य। तो जब प्रमेह बहुत सारे प्रकार के हैं तो सिर्फ पित्तज 6 प्रमेह ही याप्य क्यों है, कफज याप्य क्यों नहीं है, वातज याप्य क्यों नहीं है? तो ये इसी प्रकार का जो डाउट है वो आपको इवन रक्त पित्त में भी आता है। रक्त पित्त में जो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त है, जो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त है वो साध्य है, अधोगत रक्त पित्त है वो याप्य है, और तिर्यक रक्त पित्त जो है वो असाध्य है। तो अधोग रक्त पित्त ही याप्य क्यों है? और चरक ने जब इनकी चिकित्सा बताई है तो इस सब का एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये याप्य क्यों है। क्यों? तो उसने जो पूर्व पक्ष है उसको शांत करने की कोशिश की। ठीक है, तो इन उपदेश उपदेश हमने पढ़ा था, उषापानम निशापानम दिवा स्वापम च वर्जये। तो in Upadesh, a doubt may not arise since the expression is optionless. Since the expression is optionless. उषापानम वर्जयेत, जिसका मतलब दिन सुबह पानी नहीं पीना चाहिए। निशापानम वर्जयेत, जिसका मतलब शाम को पानी नहीं पीना चाहिए। दिवा स्वापम वर्जयेत, मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं दीज आर ग्लोबल ट्रूथ्स। ग्लोबल ट्रूथ्स मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन पूर्व पक्ष उस जगह पे आता है जिस जगह पर हमने किसी व्याधि में देखा है कि पित्तज वाले व्याधि याप्य नहीं होते, लेकिन प्रमेह में ही पित्तज वाले व्याधि, पित्तज व्याधि पित्तज प्रमेह याप्य क्यों? तो जहां पर हमारे पुराने और अभी करंट वाले ज्ञान से डाउट उत्पन्न होता है, उस डाउट को पूर्व पक्ष कहा जाता है। उस डाउट को पूर्व पक्ष कहा जाता है। उसके बाद आता है विधान, तंत्र युक्ति विधान। विधान मतलब राइट ऑर्डर। विधान मतलब राइट ऑर्डर। विधानम नाम यत् सूत्रकारश्च विधाय वर्णयति। मतलब सूत्रकार को जो प्रॉपर ऑर्डर, सूत्रकार को जो प्रॉपर ऑर्डर एक्सपेक्टेड है उस ऑर्डर में सोचना, उस ऑर्डर में सोचना विधान है। ठीक है, ये मैंने जो एग्जांपल दिया है इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आयुर्वेद में हर अध्याय में मिलेंगे, हर अध्याय में मिलेंगे। जैसे जैसे एक तो ये है रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मीतम तथोस्ति च, या रस रक्तम मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातवा। तो ये जो उन्होंने बताया है ये विधान है। विधान का मतलब क्या है कि मैं जो भी बताऊंगा वो इसी क्रम से बताऊंगा, इसी क्रम से। जैसे जैसे फर्स्ट मतलब अष्टांग हृदय के फर्स्ट अध्याय में उन्होंने बता दिया कि मधुराम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय कहा षड्रस षड्द्रव्यम आश्रित यथा पूर्व बलावहा। तो उन्होंने जो विधान बताया है रसों का वो किससे है कि मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कषाय, मतलब तिक्त कटु कषाय। उसके बाद जहां जहां भी उन्होंने दोषों का
रसों का, धातुओं का वर्णन या रेफरेंस लिया है, तो उन्होंने उसी इवन द्रव्यों का, षड द्रव्यम आश्रितस्ते च, तो इवन द्रव्यों का भी जहां जहां उन्होंने वर्णन या रेफरेंस दिया है, उन्होंने इसी क्रम से लिया है। जैसे उन्होंने कहा तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, तत्राद्या मतलब मधुर आम्ल लवण, उनमें से पहले तीन, त्रयस तिक्तादया कफम, तिक्तादया कफम मतलब तिक्त के आधे आगे वाले तीन, तो उन्होंने वापस से मेंशन नहीं किया वहां पर वर्ड लेके मधुर आम्ल लवण मारुतम घ्नन्ति तिक्त उष्ण कषाय कफम घ्नन्ति, नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने सीक्वेंस बता दिया है, राइट ऑर्डर बता दिया, विधान बता दिया। तो जब एक बार उन्होंने विधान बता दिया तो उनको फिर से अलग से ये वर्णन करने का जरूरत बचा नहीं। अगर कहीं विधान प्रॉपर नहीं है, जैसे कषाय तिक्त मधुरा पित्त, तो वहां पर वो योग तंत्र युक्ति का उपलब्धि या योग तंत्र युक्ति को यूज करते हैं। जैसे कषाय तिक्त मधुरा पित्त मतलब वर्ड्स को फिर से लाके उनको एक पर्टिकुलर क्रम में लगाते हैं। योग तंत्र युक्ति हमने देखी थी, क्रम में लगाना, ठीक है। तो दिस इज विधान, द राइट ऑर्डर विच इज एक्सपेक्टेड बाय द ऑथर। उसके बाद हम चलते हैं अनुमत। अनुमत का मतलब है कॉन्करेंस। अनुमत नाम एकीय मतस्य निवारणेन अनुमोदनम। अनुमत नाम एकीय मतस्य निवारणीय अनुमोदनम। एकीय मत मतलब सबका एक मत, सबका एक मत, सब ने डिस्कस किया, निवारण किया अपने अपने डाउट्स का, और एक मत पर आके स्थिर हो गए और उसका अनुमोदन किया। अनुमोदन मतलब एग्रीमेंट। तो a concurrence on the concept after hearing all the options, after hearing all the discussion. तो अनुमत का क्या मतलब है? कॉन्करेंस। अब हमने चरक संहिता में बहुत सारी संभाषा पढ़ी, अलग अलग जगह पर रस की संभाषा या आत्मा की संभाषा, अलग अलग प्रकार की संभाषा चरक में दी गई। तो आत्मा शरीर का पार्ट है या आत्मा मन है या आत्मा इन दोनों से अलग है, ये हमने शारीर स्थान अध्याय 1 में देखा। अलग अलग अपने अपने रीजन सबने ये किए कि आत्मा जो है या गर्भोत्पत्ति पे हुआ था, महती गर्भ विक्रांति में गर्भोत्पत्ति पे संधाय संभाषा हुई। हर एक ने अलग अलग अपने अपने रीजन दिए। तो जहां पर अनुमत यूज हुआ है वहां पर सिंपल है कि पूर्व पक्ष जो है जितनी भी डाउट्स आए हैं वो सेटिस्फाई हो गए। लेकिन अनुमत जो है वो कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन इज उद्धार। कंक्लूजन मतलब अब इसके आगे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। अनुमत का मतलब है कि उस स्थिति में या उस कंडीशन में जितने भी लोग एक साथ हुए, they have agreed on something after a discussion. They have agreed on something after a discussion. Anumat doesn't mean concluded. Anumat doesn't mean concluded. Conclusion is there in उद्धार। उसके बाद व्याख्यान। व्याख्यान मतलब द कमेंट्री। व्याख्यानम नाम यत् सर्वबुद्ध्यम
विषयम व्यक्रियते। व्याख्यान मतलब कमेंट, जैसे चरक ने चरक पे चक्रपाणी ने टीका दी, दैट इज अ टाइप ऑफ व्याख्यान। या किसी भी चीज को व्याख्यित करना, डिटेल में एक्सप्लेन करना is also व्याख्या। So a commentary on the subject to enable people of all IQ यत् सर्वबुद्ध्यम, सभी प्रकार की बुद्धि के लोगों को विषयम व्यक्रियते, विषय को समझने में इजी पड़े। तो इट enables people of all IQs to understand the subject equally। जिस चरक के शारीरिक स्थान में उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बताया है, तो एक एक धीरे धीरे हर एक को डिस्क्राइब करते। प्रथमम मास की कललम जाए थे, पहले मास में कलल होता है, दूसरे मास में कलल बढ़ जाता है, फिर पेशी पिंड और अर्बुद हो जाता है। तो इतना डिटेल किया है। जैसे हमने आयुर्वेद की निरुक्ति पढ़ी थी फर्स्ट ईयर, तो आयुर् अस्मिन् विद्यते, आयुर्विन्द्यति, आयुर्वेदयति, अनेन वा तस्मिन् इति आयुर्वेदः। तो आयुर्वेद शब्द की पूरी व्याख्या कर दी उन्होंने कि आयुर्वेद को आयुर्वेद क्यों कहते हैं। आयु इसमें रहता है, आयु का ज्ञान होता है और आयु की पुष्टि होती है, इसीलिए आयुर्वेद को आयुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, तो व्याख्यान का मतलब डिटेल करना इस प्रकार से कि सभी आईक्यू के या सभी बुद्धि के लोगों को वो चीज समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं संशय। संशय संशय मतलब अनसर्टेनिटी। संशयो नाम विशेषाकांक्षा निर्धारितो उभय विषय ज्ञानम। A statement which is indecisive in its end is known as संशय। A statement which is indecisive in its end is known as संशय। तो जैसे चरक सूत्र स्थान 11 में एक सिंपोजियम हुआ, एक संभाषा हुई, that some people opine जन्म कैसे होता है या गर्भोत्पादक भाव क्या होता है। तो किसी ने कहा कि जन्म जो है वो माता पिता की वजह से, किसी ने कहा ये स्वभाव की वजह से होता है, किसी ने कहा ये यदृच्छा की वजह से होता है। तो देयर वाज नो पर्टिकुलर ऑप्शन डिराइव्ड इन द स्टेटमेंट। लास्ट में क्या अनुमोदन क्या हुआ, लास्ट में सबका अनुमत क्या हुआ कि जो भी जन्म होता है उसका कारण जो है वो आत्मा और पंच महाभूत है, लेकिन वो किस वजह से होता है ये अभी तक समझा नहीं, ये अभी तक समझा नहीं। तो मेनी अ टाइम्स द सिंपोजियम जो संभाषा है वो स्टार्ट विद द संशय, देयर आफ्टर देयर आर डिस्कशंस एंड दे कम टू एंड विद एन अनुमत। संशय से स्टार्ट होते हैं, डिस्कशन होते हैं और उसके बाद किसी अनुमत पे वो अंत हो जाते हैं या अनुमत पे वो एंड हो जाते हैं। तो संशय नाम विशेषाकांक्षा निर्धारितो उभय विषय ज्ञानम। ऐसी चीजें जिसमें एक से अधिक विषय का ज्ञान प्राप्त हो या जो ओपन एंडेड हो उसको संशय कहा जाता है। अतीत वेक्षा, अतीत वेक्षा का मतलब अतीत में देखना, वेक्षण मतलब देखना, अतीत मतलब पुराना। तो पुरानी चीजों को देखना अतीत वेक्षा है। अतीत वेक्षणम नाम यद अतीतम एवं उच्यते, a reference to the something which has been already told।
looking or referring back to a concept is known as Atita Vekshanam. Without this, the topic or the knowledge about the topic may not be fully understood. ओके तो जैसे ज्वर चिकित्सा में कहा गया है कि पेशेंट को, रुग्ण को कुटी में सुलाना चाहिए, कुटी में सुलाना चाहिए। लेकिन कुटी क्या होती है, कुटी कैसे बांधते हैं, वो तो बताया ही नहीं उन्होंने ज्वर चिकित्सा में। तो कुटी का वर्णन जो है वो उन्होंने जब कुटी प्रावेशिक रसायन बताया रसायन चिकित्सा अध्याय में, तब कुटी का वर्णन किया है। तो जब कुटी ये वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब ज्वर चिकित्सा वाले पेशेंट को उस कुटी में सुलाना चाहिए। अतीत वेक्षा में यह है कि मेनी अ टाइम्स द रेफरेंस may not be a direct reference or may not be a related reference. डायरेक्ट रेफरेंस मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि कुटी मैंने यहाँ बताई है, और ये दोनों रिलेटेड भी नहीं। जैसे ज्वर चिकित्सा और रसायन चिकित्सा इनका कोई संबंध ही नहीं। एक जो है वो नॉर्मल दोष धातुओं को नॉर्मल रखने के लिए और धातुओं का बल बढ़ाने के लिए दिया जाता है। पहले ज्वर चिकित्सा तो धातुओं में गए हुए दोष, स्थान संश्लित दोष और दोषों का जो वृद्धि या क्षय हुआ है उसको ठीक करने के लिए, तो दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं। तो फिर भी किसी पुराने मेंशन चीज से विषय के ज्ञान को समझना इज अतीत वेक्षण, दैट इज द रेट्रोस्पेक्शन। जब आपको पुराने पेजेस, पुराने पन्ने खोल के देखने पड़ते हैं, दैट इज अतीत वेक्षा। इसके बाद आता है अनागत वेक्षा। अनागत वेक्षा मतलब अनागत, जो अभी आया नहीं, उसको रेफर करना, उसको रेफर करना, जो अभी आया नहीं उसको रेफर करना इज अनागत वेक्षा, द प्रोस्पेक्शन। अतीत वेक्षणम नाम यत् अनागत वेक्षणम नाम, अतीत नहीं, अनागत वेक्षणम नाम यत् अनागतम विधि प्रमाणीकृत्यर्थम साधनम। मतलब यहाँ मैंने उस चीज को वर्णन किया है, लेकिन इसका डिटेल जो है मैंने आगे दिया हुआ है। अब यहाँ अतीत वेक्षा और अनागत वेक्षा में फर्क होता है। अतीत वेक्षा में इट इज एक्सपेक्टेड दैट हम कोई भी बुक जो पढ़ेंगे वो बीच से नहीं पढ़ेंगे, हम तो शुरुआत से पढ़ेंगे। तो अतीत वेक्षा में बहुत बार उस चीज का रेफरेंस नहीं दिया हुआ होता। जैसे कुटी उन्होंने ज्वर में मेंशन कर ली, तो वहां ये नहीं बताया उन्होंने कि उस कुटी को हमने रसायन अध्याय में दिया है या वर्णन किया है। लेकिन जब हम अनागत वेक्षा करते हैं, अनागत वेक्षा करते हैं, तो वो जो बेचारा पढ़ रहा है उसको थोड़ी पता है कि आपने इस टॉपिक को आगे कहाँ मेंशन किया। तो अनागत वेक्षा में आपको रेफरेंस देना जरूरी है, आपको रेफरेंस देना जरूरी है। जैसे अपामार्ग तंडुली अध्याय में उन्होंने अलग अलग विरेचन व मानस्य के कल्प बताए हैं। तो जब उन्होंने ये अलग अलग कल्प बताए हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो डिटेल में ड्रग बनाने की विधि है, इसकी जो डिटेल में ड्रग बनाने की विधि है वो मैं कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में बताऊंगा। तो एट ऑल टाइम्स अनागत वेक्षा जो होता है दैट इज डायरेक्ट एंड दैट इज रिलेटेड। अभी मैंने जहां कुटी का वर्णन किया वहां मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने आगे जाके ज्वर चिकित्सा में, रक्त पित्त चिकित्सा में, अतिसार चिकित्सा में कुटी का रेफरेंस दिया है। तो वहां वो डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दे सकता और वहां चीजें रिलेटेड भी नहीं। लेकिन अनागत वेक्षा में हमेशा चीजें रिलेटेड होती है और डायरेक्ट रेफरेंस से होती है।
Okay, so we continue with our lecture, but in the meantime, what I'm doing is I'm putting the attendance link in your chat box. Kindly give the attendance and come back. जिसका भी अटेंडेंस नहीं लगे या जिसको भी कंफर्मेशन का पेज नहीं आए, please mention your roll number in the chat box of this lecture. So let us go to the next part, that is स्वसंज्ञा. बहुत ही कम बचे हैं. स्वसंज्ञा इज द टर्मिनोलॉजी. आयुर्वेद में अपनी खुद की टर्मिनोलॉजी है, मतलब कोई एक चीज जो आयुर्वेद में मेंशन है जो किसी शास्त्र में मेंशन नहीं है, टर्म, कोई एक टर्म या फिर कोई एक टर्म जो दूसरे शास्त्र में अलग बोली है और आयुर्वेद में उसका वर्णन अलग है. So terms which have a unique to a particular shastra or which have some different meaning in other shastras and have a unique meaning in your shastra are simply स्वसंज्ञा. जैसे जेनताक स्वेद और होलाक स्वेद. जेनताक और होलाक ये दो वर्ड्स आपको आयुर्वेद छोड़ के और कहीं नहीं मिलेंगे. उच्छ्वास और निश्वास. उच्छ्वास और निश्वास जो कॉमन फैक्टर्स में उसका मीनिंग है, आयुर्वेद में उसका उलट. निश्वास का मतलब कॉमन लैंग्वेज में सांस छोड़ना, जबकि आयुर्वेद में निश्वास का मतलब सांस लेना और उच्छ्वास का मतलब श्वास छोड़ना. जैसे मैथुनम, मैथुनम का अदर इसमें मीनिंग है, अदर बाकी शास्त्रों में मीनिंग है टू हैव इंटरकोर्स, लेकिन आयुर्वेद में मैथुनम का एक स्पेशल मीनिंग है विच इज सम प्रमाण में घी और मधु. सम प्रमाण में घी और मधु, इसको मैथुन कहा जाता है. तो अपने शास्त्र की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, अपने शास्त्र की स्पेसिफिक टर्म इस स्वसंज्ञा. उसके बाद उह्य. उह्य मतलब गेसिंग. उह्यो नाम यत् निबद्धम ग्रंथे प्रज्ञया तर्कत्वेन उपदिश्यते. मतलब ग्रंथ में जहां पर भी आप लॉजिक लगा के चीजों को समझ सकते हो वो उह्य है. लॉजिक लगा के चीजों को समझ सकते हो वो उह्य है. ठीक है. अप्लाइंग लॉजिक टू कंसेप्ट विच आर नॉन क्लियरली मेंशन और there is a passing mention made and you can get a clear opinion on them. जैसे ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णे निरूपयन. तो ब्राह्म मुहूर्त में उत्तिष्ठ या उठना चाहिए जीर्ण अजीर्ण का ध्यान रखकर. तो ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, ये क्या है? उत्तिष्ठेत मतलब ये उपदेश है. जीर्णा जीर्णे निरूपयन, इसका जीर्णा जीर्णे निरूपयन इसके उपदेश का एक एक्सेप्शन कि सिर्फ अगर जीर्ण और अजीर्ण अजीर्ण हो तो ब्राह्म मुहूर्त पे नहीं उठना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है? आप इससे क्या उह्य कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि ब्राह्म मुहूर्त में जीर्ण हो जाए इतना ही खाना आपको रात को खाना चाहिए. बाकी आयुर्वेद में रात के खाने की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये कहीं भी नहीं दिया. लेकिन ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्ण निरूपयन में उनका मतलब ये है, या उससे उह्य ये निकाला जा सकता है कि ब्राह्म मुहूर्त पे जीर्ण हो जाए इतना ही खाना हमको खाना चाहिए. उसके बाद अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी. भोजने च अमृत वारी मतलब अजीर्ण भेषजम वारी मतलब जिसमें अजीर्ण है उसमें दवा के जैसे पानी लेना चाहिए. जीर्णे वाली बल प्रदान मतलब जीर्ण हो जाए तो बल बढ़ाने के लिए पानी लेना चाहिए. अजीर्णे भोजने च अमृतम वारी, भोजन करते वक्त अमृत के जैसा पानी पीना चाहिए. भोजनांते विष प्रदान.
तो भोजन के बाद विष के जैसा पानी पीना चाहिए। विष के जैसा पानी पीना चाहिए मतलब हम विष पीते ही नहीं तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। भोजने च अमृतम वादी, भोजने च अमृतम वादी मतलब भोजन करते वक्त अमृत के जैसा पानी पीना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हाँ, अमृत हम क्या 5 लीटर या 250 ml पी जाते हैं? नहीं। अमृत, जो भी प्रसाद या अमृत मिलता है वो कैसे मिलता है? थोड़ा थोड़ा, अल्प मात्रा में। तो भोजन के समय भी अल्प मात्रा में पानी पीना अमृत के जैसे काम करता है। तो यहाँ पर उन्होंने पासिंग मेंशन दे दिया, पासिंग मेंशन दे दिया। भोजने च अमृतम वाद भोजनांते विषप्रदम, they have mentioned a passing reference. So the concept of uyya may not be preceded with संशय, इसमें संशय आने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। may not require an anumat, may not have an anekanta, and may not be mentioned in व्याख्या। अनुमत या अनेकांत या व्याख्या या संशय, इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। उय्य इज आपने उस चीज को पढ़कर गेस कर लिया। ये भी हो सकता है कि आपका जो उय्य है वो पूरी तरह से सही नहीं हो, पूरी तरह से सही नहीं हो। उसके बाद समुच्चय, समुच्चय नाम यत् इदम च इति कृत्वा विधीयते। The list of everything which is reference to the context is mentioned at a single place. जैसे वात कला कलियों में सभी दोषों के भेद बताएं, या फिर सूत्र खान में या रस भेदियों में सभी रस एक साथ बताएं, या फिर सभी द्रव्य एक साथ बताएं, या फिर सभी वीर्य एक साथ बताएं। तो इंद्रिय स्थान के चैप्टर पहले में सभी अरिष्ट एक साथ बताएं। तो एक चीज को एक जगह पर इकट्ठा कर उसको मेंशन करना, इदम च मतलब ये भी ये भी ये भी। तो इदम च मेंशन करना इस समुच्चय। समुच्चय क्यों किया जाता है? क्योंकि एक उस टॉपिक के लिए वो वहाँ रेलेवेंट होता है। दूसरा, एक बार आपने वहाँ समुच्चय कर दिया तो आपको उस समुच्चय का रिपीटिशन करने का जरूरत नहीं है। आपको उस समुच्चय का रेपिटेशन करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको या तो योग करना है या तो चीजों को क्रम से समझना है। ठीक है। उसके बाद निदर्शन, निदर्शन निदर्शन हम अगली बार ले लेंगे, because it is less than 1 minute left and we have still half a lecture left. निदर्शनम, निर्वचनम, संनियोग, निर्विकल्पना, प्रत्युत्सार और उद्धार, 8 तंत्र युक्तियां बाकी है। So thank you so much for attending the lecture and have a nice day.